जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरी ये बुक सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 5 है एंड हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। 4 लेक्चर में हमने 2 चैप्टर्स उड़ा के एकदम ख़त्म कर दिए हैं और लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू और कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जहाँ से फैक्ट से बुक्स वगैरह, ऑथर्स या कोई कोट वगैरह भी आ सकता है, तो वो भी इस चैप्टर में मेरे को काफ़ी सारे मिले, तो हम ये ख़त्म कर लेंगे आज के लेक्चर में। प्लस हम अभी फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली हमने यहाँ से फैक्ट्स उठाए थे, बुक्स एंड ऑथर्स उठाए थे, वो कंप्लीट कर चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी में हम ये सारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया था। गांधीज़म ने किया था, बाकी हमने सब कंप्लीट कर लिया था विद ट्रिक्स। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर देख लेना। और आज चैप्टर नंबर 3, तो ये चैप्टर नंबर 3 आज खत्म हो जाएगा। कल से हम अप्रोचेस शुरू करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत करना। डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ये सारे यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर एंड लेट्स गो टू द पीडीएफ। इम्पॉर्टेंट मुझे थिंकर्स देखिए, मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड, वो एक बार याद कर लेते हैं। हेनरी सिडविक की बुक है द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगैन दीज ऑल आर PYQs और अपकमिंग में भी ये हो सकते हैं। ठीक है, सो अपकमिंग मतलब जो भी आपका एग्जाम है नेट JRF का जून में, तो ये भी कभी ना कभी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग वगैरह में, और इसमें से काफ़ी सारे रिपीटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल हेनरी सिडविक की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स एक बारी मैच द फॉलोइंग में आई थी। तो एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स कैसे याद कर सकते हैं? वीक क्या है? वीक से आप याद कर सकते हो वीक यानी कि कमज़ोर। तो कोई कमज़ोर है, ठीक है, एंड वो कमज़ोर है किस चीज़ में? पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो उसको पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, वो कमज़ोर है पॉलिटिक्स के मामलों में, एलिमेंट्स में। ठीक है, उसको एलिमेंट्स समझ नहीं आते, तो हेनरी सिडविक की हमने ऐसे बुक याद कर सकते हैं। हेरोल्ड लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत भारी पूछी हुई है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। तो हेरोल्ड लास्की की मैंने इसको ऐसे ही याद कर लिया था। प्लस मेरे को हेरोल्ड से ना एक डिक्शनरी का नाम याद आता है, और डिक्शनरी में वहाँ ग्रामर वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैंने वैसा याद किया था। अब आई डोंट नो आपको उस डिक्शनरी का पता है कि नहीं। सिमोर लिप्सिट, या फिर इसकी जगह आ सकता है SM लिप्सिट, एक ही बात है। पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस। तो ये आपकी SM लिप्सिट की बुक हो गई। देन GEG कैटलिन की है सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स, एंड JR लुकास की द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। JR लुकास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, JR लुकास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो लुकास है वो प्रिंसिपल है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है? लुकास, ऐसे याद रख लो, या JR से जूनियर। ठीक है, तो आपको जो प्रिंसिपल है वो आपका जूनियर रह चुका था पहले के टाइम पे, अब वो कॉलेज का प्रिंसिपल बन चुका है, तो JR लुकास। अब वो लुक्का छुपी खेल रहा था आपका प्रिंसिपल आपसे, ऐसा करके कुछ याद कर लेना। सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स में कैटलिन है, कैटलिन से कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा है, बट हाँ आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैट जो है, आपने अगर आपकी कोई पेट कैट है तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रहती है, आपने उसको इतना वेल मैनर्ड बनाया है, तो कैटलिन से सिस्टमैटिक याद रहना चाहिए कि आपकी जो कैट है वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है ना। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बता दिया। देन आपकी बात करते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लस्की का है जैसे बुक है, तो ग्रीन कलर की लस्सी ना कहीं किसी भी ग्रामर की बुक में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब ग्रीन कलर की लस्सी क्या है वो आप मेरे को प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, मैंने बहुत बारी बता दिया। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एलन बॉल की बुक मैंने आपको पिछले भी बार भी याद कराई थी। एलन बॉल इज मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो मैंने ऐसे बोला था कि एलन जो है काफ़ी मॉडर्न नाम है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। या तो जो बॉल है, ठीक है, तो बॉल रूम आपको पता होगा जहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस कपल डांस करते थे, तो बॉल रूम का जो कॉन्सेप्ट अब दोबारा से आने लगा है मॉडर्न पॉलिटिक्स में, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। देन कमिंग नेक्स्ट पेज, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वाली बुक याद रखना। आप देखो 4th टाइम ये बुक रिपीट हो रही है, पिछले 2 लेक्चर में भी मैंने बहुत बारी बताई थी। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, एलन बॉल। स्टीफन एल वेज़बाई की बुक है पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशंस, एन इंट्रोडक्शन, 1972 में ये आई थी। पॉलिटिकल साइंस के आप सब स्टूडेंट हो, राइट? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो,
ठीक है। पेपर 2 आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो भाई जो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए टर्म, आप अपनी लाइफ में कितनी बारी पॉलिटिकल साइंस टर्म यूज़ कर चुके होगे, तो याद रहना चाहिए ना कि किसने बोला था वॉज मतलब किसी पास्ट में किसी बंदे ने बोला था वॉज बाय, स्टीफन वॉज बाय, ऐसे कुछ याद कर लेना। और इसका पूरा नाम है द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का नाम याद रहेगा तो आपको ये भी याद रह जाएगा। या कभी कभी सिर्फ सब टाइटल भी लिखा आ सकता है, द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन किसकी है, तो वॉज बाय की है, स्टीफन वॉज बाय। देन J.D.B. मिलर, जो मैं आपको इसलिए बुक्स बता रही हूँ क्योंकि ये यूनिक थिंकर्स की बुक हैं और कभी आजकल नई नई बुक्स पूछे जाने लगी है तो यहाँ से वो उठा सकते हैं। बट प्लस एंड्रू ह्यूबर्ट का जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी नई नई बुक्स हम पढ़ लेंगे। तो J.D.B. मिलर की नेचर ऑफ पॉलिटिक्स याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो तब भी कोई नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं यही सिर्फ एक बुक आएगी और आपको याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स J.D.B. मिलर की, ये PY है, इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, नोट्स में मेंशन कर सकते हो। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि आप खुद से लिखते जाओ साथ साथ, चाहे 10 बारी लिखो, चाहे फिर आप वो लिख के आप फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसको बस ऐसे एक खाली एक रफ पेज पे ऐसे कुछ ना कुछ लिखते रहो, तो आपको जब आपका हाथ लिखता है आपके माइंड के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, तो जो मिलर है, मिलर का जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा करके कुछ याद कर लेना, मिलर का नेचर अच्छा है, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। देन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये सारा तो आंसर राइटिंग में काम आएगा। बाकी पॉलिटिक्स एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज किसका फेमस है, डेविड ईस्टन का। तो आपको ये याद रखना है, डेविड ईस्टन इसमें आपको याद रखना है। और इनकी बुक हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पूरा बुक का नाम पूरा याद होना चाहिए, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि डेविड ईस्टन ऐसे लोग बंदा है जो आपके पेपर 2 के अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरेटिव में भी आता है, पॉलिटिकल थ्योरी में भी ये यूज़ होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी कई जगह डेविड ईस्टन का क्रिटिसिज्म है, तो ये और इवन IR में भी, ठीक है। तो इनकी थ्योरी हर जगह पढ़ी जाती है, तो इनके बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, स्पेशली इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जो जैसे उन्होंने 7 वैल्यूज़ भी बताई थी, राइट, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसका ब्लैक बॉक्स जो वाला मॉडल है वो वाला, कि यहाँ पर डिमांड्स और सपोर्ट्स होते हैं, फिर वो इसके अंदर जाते हैं और इनपुट देते हैं, आउटपुट आता है एज अ पॉलिसी, ये सब है ना। तो द पॉलिटिक्स सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इज मेड एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज कंसर्न बिकॉज ऑफ इट्स अथॉरिटेटिव करेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स जो है एक अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है। कि आपने टर्म बहुत बारी सुना होगा लेकिन इसको समझा नहीं होगा, तो इसको बस इतना सा बात है कि जो लोग, ठीक है, किसी के 2 बंदा है, पर्सन ए और पर्सन बी, इन दोनों के बीच में फाइट हुई, ठीक है। अब इन दोनों की जो फाइट हुई उसका सोल्यूशन किसने निकाला, उसका सोल्यूशन निकाला स्टेट ने। और उस केस में जो स्टेट है वो एक अथॉरिटी है, ठीक है। या स्टेट की जगह आप कोई भी ले लो, कोई भी अगर उसका एल्डर थे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिनके पास अथॉरिटी हो उस चीज़ को सॉल्व करने की। तो वो अथॉरिटेटिव करेक्टर की वजह से जब कोई सोल्यूशन हमें मिलता है किसी कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन हमें एक अथॉरिटेटिव करेक्टर की वजह से मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। अब इसको एक एक करके भी समझेंगे। यहाँ पे 3 टर्म्स हमने पढ़ी, वैल्यूज़, एलोकेशन एंड अथॉरिटी। अब डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ का क्या मतलब है, वैल्यूज़ का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कि वैल्यूएबल है, चाहे वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, मतलब लोग किसी रिलीजन में, आपका कोई रिलीजन है, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आपकी जैसे भगवत गीता है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो स्पिरिचुअल है और वैल्यूएबल है, तो वो वैल्यूज़ में आ जाएंगी। कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, जैसे कि आपको कोई लाखों रुपए की ड्रेस आपको गिफ्ट में मिली या आपने खरीदी, तो वो मेटेरियल है, ठीक है, प्लस वैल्यू है, तो वो भी आपकी वैल्यूज़ में काउंट होगी। फिर एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जब हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस इंडिविजुअल में, मतलब आप एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब अपनी एलोकेट कर रहे हो चीज़ों में, कोई भी, मतलब आपके यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़ जो वो हो सकते हैं कि जो आपको दिखी मेटीरियलिस्टिक चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो नहीं दिखती लेकिन आपके एब्स्ट्रैक्ट, मतलब बेसिकली जैसे रिलीजन, स्पिरिचुअल चीज़ें, तो उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो एलोकेशन होता है। और इसमें क्या होता है, इसको हम, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। अब आपको कोई चीज़ आपस में बांटनी है तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, और डिसीजन भी कैसे होगा, ऑल्टरनेटिव्स होंगे आपके पास, A B C D, ये सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इन्हीं में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा कि ये भाई बेस्ट डिसीजन है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा किससे रिलेटेड, एलोकेशन से रिलेटेड, कि एलोकेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें डिसीजन बनाना पड़ता है, और डिसीजन बनाने के लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है अमंग अल्टरनेटिव्स, और कोई एक पॉलिसी जो बनानी पड़ती है जो कि अथॉरिटेटिव पॉलिसी हो, मतलब अथॉरिटेटिव पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जिसको सब ओबे करें, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने तीसरा वर्ड क्या था, अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटेटिव एलोकेशन है तो अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब है ऐसी अथॉरिटी जिसको सब ओबे करे, ऐसी कोई पॉलिसी। और यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब ब्रूट फोर्स नहीं है कि आप कोई फोर्सफुली काम करा रहे हो। अथॉरिटी का मतलब है कि लोग आपकी बात माने, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी बात मान रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन और अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब वो विलिंग हो, ठीक है, अपनी मर्जी से वो आपकी बात मान रहे हैं, ना कि फोर्सफुली। तो वॉलंटरी अगर आपकी कोई बात मान रहा है और आप अपनी अथॉरिटी उसमें स्टैब्लिश कर रहे हो तो वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज होगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स क्या है अथॉरिटेटिवनेस के। इट यहाँ पे बात हो रही है डेविड ईस्टन की जो थ्योरी है अथॉरिटेटिव एलोकेशन, तो उसमें अथॉरिटेटिवनेस के एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कि कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जब आप अथॉरिटी का यूज़ करते हो, राइट, तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। उसके बाद हमारे आते हैं जियोफ्री के रॉबर्ट्स। जॉफ्री के रॉबर्ट्स, इनकी बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। तो रॉबर्ट, जैसे आप एक डिक्शनरी आपने खरीदी और उसके आप ऐसे इमेजिन करो एक डिक्शनरी की बुक है और उसके ऊपर रोबोट बना हुआ है, रोबोट बने हुआ है, ROBOT वाला रोबोट। तो वो रोबोट बना हुआ है उस डिक्शनरी के ऊपर और आप उसके अंदर पहला वर्ड आपको ए से नहीं मिलता, आपको पहला वर्ड रोबोट से मिलता है। आजकल AI का ज़माना है, रोबोट्स का ज़माना है, तो डिक्शनरी में भी आप क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी वाले फर्स्ट पेज पे आपको AI से रिलेटेड चीज़ें वर्ड मीनिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैंने ये कहानी, अजीब सी कहानी बनाई ताकि आपको याद रहे कि जेफ्री के रॉबर्ट्स की बुक है अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, और वो रॉबर्ट जो नाम है वो लास्ट में आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जिनका नाम रॉबर्ट पहले आता है और फिर बाद में जैसे रॉबर्ट नॉजिक हो गए और भी हैं, ठीक है, तो वैसे याद नहीं रखना। जॉफ्री के रॉबर्ट्स अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस इनकी है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, या कोट आ सकता है कि पॉलिटिक्स को किसने एक्टिविटी भी बोला है और स्टडी ऑफ दैट एक्टिविटी भी बोला है, तो वो बोला है जॉफ्री ने, ठीक है। हमारे जॉफ्री से हम याद कर सकते हैं रेफरी, ठीक है, तो रेफरी ने बोला है। और तो रेफरी से आप ये भी याद कर सकते हो कि एक रेफरी था, ठीक है, और वो उसने एक नई डिक्शनरी लॉन्च की थी। तो एज अ एक्टिविटी वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है एक सोशल सिस्टम में जहाँ से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने सिस्टम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रायोरिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एज अ एक्टिविटी हो गया पॉलिटिक्स। और एज अ स्टडी ऑफ दैट एक्टिविटी, जब हम उस एक्टिविटी को, जो हमारे एलोकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसी है, जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो तब भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। देन जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स सिर्फ एक वन लाइनर पढ़ लेंगे। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड से भी ज़्यादा असर्शन रीजनिंग में कुछ टर्म्स आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट्स यानी कि वही कन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसके रिगार्डिंग, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ के रिगार्डिंग, कि किसको कितना मिलना चाहिए उसके रिगार्डिंग पॉलिटिक्स में डिस्प्यूट होते हैं, वो पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स जो है किससे रिलेटेड है, पब्लिक गोल्स और डिसीजन से भी रिलेटेड है, जो मैंने आपको पीछे समझाया डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। देन पॉलिटिक्स जो है अथॉरिटेटिव डिसीजंस रिक्वायर्ड होते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो तो कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटेटिव डिसीजन लेने पड़ेंगे एट वन पॉइंट और द अदर। देन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी होता है अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल का। देन पॉलिटिक्स एक इंस्ट्रूमेंट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, मतलब एक पॉलिटिक्स एक जरिया भी है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि मीन्स, ठीक है, एक जरिया भी है, एक टूल है कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको ऊपर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है डिफरेंट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब सबसे पहले बात करेंगे लिबरल व्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है, चाहो तो पेज नंबर 100 पे ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो फॉर डिफ्रेंसिएशन, लेकिन यही सारी बातें आगे रिपीटेड हैं और सेम बातें आपको एक लास्ट में एक बॉक्स के थ्रू भी बताई गई हैं, तो वो भी मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। बस यहाँ पे याद रखो कि जो कॉमन, जैसे मार्क्सिस्ट व्यू जो है वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, हैव्स और हैव्स नॉट की बात करता है, लिबरल व्यू इंडिविजुअल की बात करता है, उसके इंटरेस्ट की बात करता है, और कम्युनिटेरियन व्यू बोलता है कि किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है रियल इंटरेस्ट का, और सोसाइटी में कोई भी कन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कॉमन गुड होता है, ठीक है।
कॉमन गुड क्या होता है? कॉमन गुड मतलब ऐसा चीज जो कि सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, एवरीबडीज रियल इंटरेस्ट इसमें फॉलो किया जा रहा हो। कंप्रीहेंड मतलब होता है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को, ठीक है। तो कॉमन गुड वगैरह की बात करते हैं, इसको भी डिटेल में करके तीनों व्यूज हम पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कम्युनिटेरियन थिंकर्स के नाम मेंशन है, जो कि कभी कभार आपको ऑड वन आउट में पूछ लेता है, ठीक है। और प्लस कभी कभी आपको ये जो नाम है वो हेल्प करेंगे कोई ना कोई स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में। एरिस्टोटल कम्युनिटेरियन थिंकर, रूसो कम्युनिटेरियन, हेगल कम्युनिटेरियन, टी.एच. ग्रीन इज कम्युनिटेरियन। एंड द कंटेम्प्रेरी थिंकर्स में कौन कौन है? एलिसडायर मैकलेंटायर, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आया, इनकी बुक अभी याद करेंगे। चार्ल्स टेरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मल्टीकल्चरलिज्म में भी पढ़ते हैं। और माइकल सैंडल, जिसमें हमने जस्टिस की थ्योरी भी पढ़ते हैं इनकी, ठीक है। तो मैं भी बताऊंगी। मैकलेंटायर, चार्ल्स टेलर, माइकल सैंडल, ये सारे नाम जो है वो आपको कम्युनिटेरियन थिंकर से याद रखना है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, सो डोंट मिस इट आउट। एक तो इसमें भी माइकल है, इसमें भी मैक है, माइकल टेलर, मैक माइक टेलर, और बाकी हीगल, ग्रीन, रूसो। कंटेम्प्रेरी के तीन ही हो गए, मैक, माइक, टेलर, ठीक है। टेलर के पास आप माइक लेकर गए हो और ऐसा कुछ वियर्ड सा याद कर सकते हैं। देन लिबरल व्यू में अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिबरल व्यू से। ये तो चलो आपको याद हो भी जाएंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी थोड़ी देर में। तो सबसे पहला इसका है, एक सेकेंड, पॉलिटिक्स एज अ स्टेट और अ ग्रुप एक्टिविटी। अब पॉलिटिक्स जो है एक ग्रुप एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लिबरल व्यू। तो लिबरल व्यू ये कहता है कि जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी देखा जाता है, ठीक है। सिर्फ सोसाइटी को एज अ इंडिविजुअल नहीं देखा जाता, उसमें प्लूरलिस्टिक चीज़ें, प्लूरलिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव सीक देयर इंटरेस्ट एज अ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पर वो इंडिविजुअल भी एक ऐसे ग्रुप का पार्ट है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट मैच कर रहा हो। जैसे इंडिविजुअल ए है, और तो हमने एक साथ मिलके ऐसे लोगों का ग्रुप बना लिया जो हमारे सोच के हैं, जो जिनका इंटरेस्ट हमसे मैच होता है। वेयरएज बी इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं, ठीक है। एक आप हो, जो आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं वो, और एक मैं हूँ, ठीक है। एक तू है और एक मैं, ऐसे कुछ गाना है शायद, व्हाटएवर। तो ये बी जो है, अब मेरा इंटरेस्ट जिससे मैच करेगा मैं उसके साथ अपना एक ग्रुप बनाऊंगी, मतलब मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे वो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इंटरेस्ट के फ्रेंड्स ढूंढते हो ना अपनी सोच के अकॉर्डिंग, तो वैसा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता, वो ग्रुप इंटरेस्ट बन जाता है एक जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स का, किसमें? लिबरल व्यू में। और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और ये जो इनका इंटरेस्ट है वो क्लैश करता है किसके साथ? अगेंस्ट द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपीटिंग ग्रुप। तो ये जो ग्रुप ए है जो आपने बनाया, और ग्रुप बी जो मैंने बनाया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेगा, हमारी और आपकी सोच नहीं मिलती, इसलिए हम एक ग्रुप में नहीं है, राइट। अब तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, कि मतलब जब एक जैसे लोग सब एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो एक पॉलिटिकली हो गया एक तरीके से, और वो एक ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। स्टेट एक्टिविटी कैसे होती है वो भी मैं अभी बताती हूँ। देन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि वर्कर यूनियन है, ठीक है। तो वर्कर्स यूनियन किसने बनाई? सारे वर्कर्स ने एक साथ मिलकर बनाई, जिनका एक जैसा इंटरेस्ट था। उनका इंटरेस्ट ये था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने उनको हायर किया, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्लैश किया किसके इंटरेस्ट के साथ? एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। वेयरएज जैसे और भी एग्जांपल है, प्रोड्यूसर वर्सेस कंज्यूमर्स, लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टेनेंट्स, सप्लायर्स वर्सेस कस्टमर्स। तो ये सारे आपस में क्या है? कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। देन लिबरल थ्योरी जो है वो पॉलिटिक्स को स्टेट एक्टिविटी भी बोलती है, क्योंकि अथॉरिटेटिव एलोकेशन होता है किसका? अगेंस्ट द डिमांड्स एंड क्लेम्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स इज मेड बाय स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे अथॉरिटेटिव एलोकेशन कौन कर रहा है? इसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो स्टेट अथॉरिटेटिव एलोकेशन कर रहा है किसके अगेंस्ट मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है कि जो हम डिमांड्स रख रहे हैं स्टेट के सामने, जो हम क्लेम्स रख रहे हैं, तो उसको फुलफिल कौन कर रहा है? स्टेट फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए स्टेट पॉलिटिक्स क्या है? एक स्टेट एक्टिविटी भी है, और जिसमें डिमांड और सपोर्ट का काम किसका होता है? हमारा। और इंटरेस्ट ग्रुप्स और जो पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना, इन सब का काम क्या होता है? सॉरी, इंटरेस्ट ग्रुप को नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो इसी का ही पार्ट है, डिमांड एंड सपोर्ट्स का। तो वाइल पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग का काम होता है स्टेट का, इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो ग्रुप एक्टिविटी भी है और स्टेट एक्टिविटी भी है। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन एज अ फैक्ट आपको सिर्फ ये एक लाइन ही याद रखनी थी जो मैंने ऊपर भी आपको बताई कि पॉलिटिक्स ग्रुप एक्टिविटी, स्टेट एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लिबरल व्यू। बस ये याद रखना कि लिबरल व्यू कहता है ये। और लिबरल व्यू का दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएटिंग इंटरेस्ट।
तो पॉलिटिक्स में हम अलग अलग इंटरेस्ट को कंसीलिएट भी करते हैं। कंसीलिएट मतलब जैसे एक ग्रुप है मेरा, एक ग्रुप है आपका ए, तो मैंने आपको बनाया था ना, बी मैं थी, ठीक है, बी, ठीक है, और हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो हमको कहीं ना कहीं एक ऐसे सॉल्यूशन में पहुंचना पड़ेगा कि जहाँ पे हम दोनों एग्री कर सकें। तो हमारा कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट बिलोंग करते हैं, हम एक का मुद्दा कुछ और है, आप मेरा मुद्दा कुछ और है, लेकिन हम कहीं ना कहीं आपस में साथ बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एक इंटरेस्ट पे, एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो जब कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो और आप कंसाइलिएट करो, तो कंसाइलिएट का मतलब आप समझ गए, जब आप दो इंटरेस्ट को कहीं एक कॉमन पॉइंट पे एग्री कर रहे हो तो आपका कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ना रह के कंसाइलेटिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम दोनों भी फ्रेंड्स बन जाएंगे, मतलब आप और मैं भी फ्रेंड्स बन जाएंगे, क्योंकि हम एक कॉमन पॉइंट पे एग्री कर गए। तो वो क्यों होगा, कॉमन इंटरेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक कॉमन इंटरेस्ट पे पहुंचना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप एक कॉमन इंटरेस्ट पे पहुंचोगे तो अभी तक जो आपके बीच में और मेरे बीच में लड़ाई चल रही थी वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा था ये पॉइंट 2, और यही सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं। इससे हमें लेजिटिमेट सॉल्यूशन मिलेगा, जस्ट सॉल्यूशन मिलेगा अपनी प्रॉब्लम्स का, कंट्रोवर्सीज का। इससे हम सोसाइटी में ऑर्डर और जस्टिस को सिक्योर कर पाएंगे, और प्लस हम लेजिटिमेट कोएर्शन का भी यूज़ कर सकता है स्टेट चाहे तो। कोएर्शन यानी होता है फोर्स, लेकिन वो फोर्स जो है वो लेजिटिमेट लीगल होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट, पॉलिटिक्स एज आ लिखा है ना, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स वर्ड लगा दो। लिबरल व्यू ये कहता है कि जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉमन गुड को प्रमोट करता है। कॉमन गुड को प्रमोट करने का मतलब हम सबके इंटरेस्ट को वो साथ लेकर चलता है, हम कॉमन इंटरेस्ट को साथ लेकर चलता है। कॉमन गुड इससे रिलेटेड, कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन सबके इंटरेस्ट को साथ लेकर चलता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स एक जरिया भी है जो कॉमन गुड को प्रमोट करने का, ठीक है। और कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए क्या होता है, सारे इंटरेस्ट को अकोमोडेट मतलब सबको एक साथ लेकर चलना है। और इसलिए इसको पॉलिटिक्स को एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोग्रेस भी देखते हैं। जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, वो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोग्रेस। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोग्रेस भी किसने बोला है, लिबरल व्यू ने बोला है। देन Thus means that not only a compromise between contending parties is possible। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम कॉमन गुड की बात करते हैं तो जो आपस में जो पार्टीज यानी कि पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है, यहाँ पे वो वाली पार्टी की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, आप, ये सब नहीं, मतलब कोई भी दो ग्रुप्स जो आपस में लड़ रहे हैं वो पार्टीज। कंटेंडिंग मतलब जिन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, तो उनके बीच में अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी, कॉमन गुड के लिए काम करेंगे, हम पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच पाएंगे। और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच पाएंगे तो एक पॉलिसी इवॉल्व होगी जिससे हम बेटर कंडीशंस इवॉल्व कर सकते हैं वर्कर्स के लिए, ताकि वर्कर्स की कंडीशन अच्छी हो सकती है, उनको एम्प्लॉयर्स को हायर प्रॉफिट हो सकता है एक रीजनेबल प्राइस पे। और इसके एग्जाम्पल क्यू सिस्टम है, ठीक है। क्यू सिस्टम यानी कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, कि सबको कस्टमर को एक मतलब सेटिस्फैक्शन फील हो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे राशन कमोडिटीज़ होती हैं, जो राशन लेते हैं जाते हो ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको क्यू सिस्टम फॉलो करना चाहिए, सबको इक्वली बेनिफिट मिले। रेड एंड ग्रीन सिग्नल सिस्टम जो कि आपका रोड्स के रिलेटेड हो गया। तो बेसिकली ओवरऑल जब हम कॉमन गुड की बात करते हैं तो लास्ट में हम किस पे पहुंच जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो कॉमन गुड का कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट तक जाके खत्म होता है। तो ये मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की शुरुआत कहाँ से हुई, यहीं से। लिबरल व्यू ये कहता है, ठीक है। अब आप समझ गए 3 पॉइंट्स, आप बस याद रखना कि पॉलिटिक्स एज अ ग्रुप एक्टिविटी और स्टेट एक्टिविटी। पॉलिटिक्स में हम रिकंसाइलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, और पॉलिटिक्स एक ऐसा जरिया भी है कॉमन गुड के लिए। ये तीनों हो गए लिबरल व्यू। अब मार्क्सिस्ट व्यू का आता है फर्स्ट पॉइंट, द प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में हमेशा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राइमेसी दी जाती है, प्राइमेसी यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है। मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कि उसका मतलब आउट ऑफ कैसे निकली है, वो इकोनॉमिक सिस्टम से। मतलब आपका एक इकोनॉमिक सिस्टम था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम, और उसी की वजह से उस इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया। तो बेस जो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ये सब बाद में आते हैं, वही बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाला। स्पेशली इकोनॉमिक सिस्टम में भी वो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत फोकस करते हैं। सारे जितने भी सोशल रिलेशंस हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल रिलेशंस, ठीक है। तो ये मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, कि जितने भी सोशल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं किसका क्या बोलते हैं, किसका रिजल्ट, एज ए रिजल्ट किसका आया या किसका कॉज है, वो इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से है।
तो सारे सोशल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशंस आर शेप्ड बाय इकोनॉमिक रिलेशंस. देन मार्क्सिस्ट थ्योरी रिगार्ड द क्लास ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज अ फंडामेंटल इशू ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट. और मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो बोलती है कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है वो कहीं ना कहीं जब हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्लैश करते हैं तब होता है. ठीक है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ और है, आपका कुछ और है, तो हमारे बीच में सोशल कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है. तो मतलब हर कुछ भी हो रहा है ना सोसाइटी में, सबकी जड़ क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम. ऐसा. और इकोनॉमिक्स इश्यूज को अगर हम सॉल्व कर ले तो बाकी इश्यूज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो बाकी इश्यूज को सॉल्व करना मतलब वेस्टेज है. ठीक है, उसका कोई फ्रूटलेस है, फर्टाइल यानी कि फ्रूटलेस है, कुछ नहीं होने उसका. ठीक है, बहुत सारे इश्यूज है सोसाइटी में, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो सॉल्व नहीं होंगे जब तक कि इकोनॉमिक इश्यूज आपकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं. और अगर आपने इकोनॉमिक इश्यूज सॉल्व कर लिए तो बाकी इश्यूज अपने आप खत्म हो जाएंगे. ऐसा मार्क्सिस्ट बोलते हैं. तो पहला ये हो गया उनके लिए कि पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है. दूसरा मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं क्लास डोमिनेशन का भी इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो पॉलिटिक्स की वजह से ही जो लोग हैं एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, क्लास एक दूसरे को डोमिनेट करती है क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर में आ जाती है, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं. और कन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स सोसाइटी में कब आई? ठीक है, वो आई तब सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ रैशनल बेसिस. तो यहाँ पर रैशनैलिटी का क्या मतलब है? रैशनल सिस्टम वो किसको बोल रहे हैं? तो पहला, हाईएस्ट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सो एज टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन. तो उसने बोला कि रैशनल बेसिस नहीं होगा ना तब तक कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा. तो अगर आपको रैशनल रहना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके. मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, आप सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, आप खुश रहोगे, टेक्नोलॉजी को इन्हांस करोगे तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. दूसरा, सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका है वो कलेक्टिव होना चाहिए, सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ताकि प्रोडक्शन कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द मासेस, और जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो मासेस की नीड्स को पूरा करेगी एंड कुछ लोगों की नहीं. पहले क्या होता है तो सिर्फ कुछ लोग ही उससे बेनिफिट हो रहे हैं, लेकिन अब जब आप सोशल ओनरशिप करोगे तो सब बेनिफिट होंगे. अब मेन तो पर्पस मार्क्सिस्ट का यही था ना कि क्लास डोमिनेशन को खत्म करें और प्रोलेटरिएट को भी आगे आने का मौका दें. तो वो उस सेंस में बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स को मतलब उनके लिए पॉलिटिक्स थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाती है मार्क्सिस्ट के लिए. ओनली अ रैशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इज कंड्यूसिव टू कोऑपरेटिव एफर्ट. कि और वो बोलता है कि अगर हम ये दो चीज़ें फॉलो करें, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, तब हम एक कोऑपरेटिव एफर्ट्स तक ला सकते हैं. इससे कोऑपरेटिव एफर्ट्स इमर्ज होगा. अब यहाँ पे आपको हैव्स एंड हैव नॉट्स की पता होगा कि मास्टर और सर्वेंट्स. जो हैव्स हैं वो मास्टर्स हैं, मतलब जिनके पास सब कुछ है वो हैव्स, और जिनके पास कुछ नहीं है वो हैव्स नॉट. और ये जो सिस्टम है हैव्स और हैव्स नॉट का, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेटेड का, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के इमरजेंस की वजह से आया था. जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया ना तो सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई. ये सब आपको पता ही होगा, मार्क्सिस्ट में आप हमेशा पढ़ते हो. ठीक है, और इनका इंटरेस्ट जो है आपस में इररिकंसाइलेबल है. मतलब इनका इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट आपस में कभी बीच मैच नहीं हो सकता. जैसे लिबरल तो बोलते थे ना कि ए है और एक बी है और इनके बीच में एक वो कॉमन पॉइंट आ जाएगा और वो आपस में उनका जो क्लैश है वो खत्म हो जाएगा. मार्क्सिस्ट बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी ये कॉमन इंटरेस्ट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम पोजीशंस में, एक यहाँ है, एक मतलब एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ऐसा मान के चलो. ठीक है, तो कभी भी आपस में नहीं आ सकते किसी पॉइंट पे. तो ये इसलिए इनका इंटरेस्ट जो है इररिकंसाइलेबल है. और यहाँ पे फ्रेडरिक एंजल्स की एक बुक है, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट. और यहाँ पे ये याद रखना कि वो पॉलिटिक्स और स्टेट को प्रोडक्ट ऑफ डिविजन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, क्योंकि सोसाइटी का जो डिवीजन हुआ हैव्स और हैव्स नॉट में, उसी डिवीजन की वजह से स्टेट इमर्ज हुआ और उसी डिवीजन की वजह से पॉलिटिक्स इमर्ज हुई. ठीक है, तो उसको बुरा देख रहे हैं एक तरीके से. और इसकी बुक आपको याद होगी एंजल्स की, मैंने आपको कार्ल मार्क्स का जब पढ़ा रही थी, कार्ल मार्क्स की सारी बुक्स याद कराई थी, प्लस एंजल्स की सारी बुक याद कराई थी, वो भी क्रोनोलॉजी में, वो भी सबसे अच्छी बात ट्रिक के साथ और एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ. सिर्फ 2 मिनट का लेक्चर था वो, तो वो मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना. तो यहाँ पे इसका ये जो एंजल्स का है, इसका ये कोड कभी आपसे आ सकता है कि जहाँ पे स्टेट की बात हो रही है और स्टेट की वजह से क्लास एंटागोनिज्म हुआ. मतलब एंटागोनिज्म मतलब होता है एनिमी बनाना. ठीक है, दो क्लासेस के बीच में एनिमीशिप आ गई. एंड स्टेट जो है सबसे पावरफुल इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है. मतलब स्टेट का अगर किसी ने नेगेटिव रोल बताया है और आपको वो ऐसा कुछ डेफिनेशन दिख रहा है, उसमें एंजल्स की बात हो रही है, तो आप टिक कर देना किसको, एंजल्स को, कि भाई एंजल्स ने ये कोड बोल रहा होगा, क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट में बोल रहा है कि स्टेट जो है बहुत पावरफुल है, इकोनॉमिक डोमिनेंट क्लास है. ठीक है, और इसकी वजह से
ठीक है, और यही एक ऐसा है जो क्लास एंटागोनिज्म के लिए वो है, रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली। एंड स्टेट ऑफ एंटिक्विटी वर्ड जो आ जाए, कीवर्ड में आपको वेरीफाई नहीं, कीवर्ड पकड़ना सिखा रही हूँ आपको, स्टेट ऑफ एंटिक्विटी भी एंजल्स का। देन क्लास इंटरेस्ट आर इररिकंसाइलेबल, कि मतलब वही इररिकंसाइलेबल, मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया ये वाला, कि ये नॉर्थ साउथ वाला वही इसका मतलब है, ठीक है, थर्ड पॉइंट का। और एंटागोनिस्टिक क्लास में डिवीजन हो गया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्लास स्ट्रगल हुई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एंड एंजल्स ने साथ में मिलकर लिखी थी। इवन मैंने इसकी भी ट्रिक आपको याद कराई थी कि कौन कौन सी बुक मार्क्स और एंजल ने साथ में लिखी और कौन कौन सी बुक उसने अलग अलग लिखी थी, ठीक है। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट जो हमेशा आता है पेपर में, हिस्ट्री ऑफ ऑल हितथर्तो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अभी तक जितनी भी क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री चलती आ रही है लोगों की, फ्यूडल्स, लॉर्ड्स, मास्टर स्लेव्स, ये सारी हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री है, वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जो जितनी भी हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री चलती आ रही है, ठीक है। लोग अभी भी क्लास स्ट्रगल करते जा रहे हैं, बहुत शुरू से लेकर अभी तक, ठीक है, बस इसका नाम बदलते जा रहे हैं। जब मैंने आपको पूरा साइकिल बताया था पिछली क्लास में, एक हमने टेबल पढ़ा था अगर याद हो तो। देन कॉमन यून ऑफ द कंटेंटिंग क्लास, ये सारा आपको इजी है, पढ़ लेना खुद। पॉलिटिक्स कैन नॉट रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट, अब ये देखो नेगेटिव व्यू बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन पॉलिटिक्स का इस्तेमाल डोमिनेंट क्लास यूज़ करते हैं, क्यों, कन्फ्लिक्ट को सप्रेस करने के लिए, कि कन्फ्लिक्ट दबाने के लिए। अगर कोई क्लास आपके अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर रही है, अपने राइट्स की बात कर रही है, तो जो डोमिनेंट क्लास होती है ना, वो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करती है इनको दबाने के लिए, ठीक है। और प्लस इसलिए आपको पॉलिटिक्स में ऐसा लगता है कि आप जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो वॉलेंट्री है, कि लोग अपनी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ कंसेंट होता है। हमें लगता है कि एक इल्यूजन में हम जेल होते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसा नहीं है। वो डोमिनेंट क्लास होता है जो है, वो डिपेंडेंट क्लास से कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है, किसका इस्तेमाल करके, अपने पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके, ओके। देन वो बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जब आ जाएगा ना, जो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगा, तब भी एक ऐसा टाइम आएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक रिवर्स गियर भी आएगा, ठीक है। प्रोसेस तब भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन रिवर्स गियर में। अभी तक कैपिटलिस्ट जो थे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो एक काउंटर रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और कैपिटलिस्ट को एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब प्रोलेटरियट्स बूर्जुआ जिसको करेंगे। और फिर कहीं जाके जब ये सब हो जाएगा काउंटर रेवोल्यूशन, कहीं जाके बाद में कम्युनिज्म ब्लॉसम करेगा, जहाँ पे हमारी क्लासलेस सोसाइटी होगी, ओके। देन कम्युनिटेरियन व्यू की बात करते हैं अब, लास्ट पॉइंट कम्युनिटेरियन व्यू, ठीक है। So, according to communitarian view, politics is the arena of mutual cooperation and not of conflict. तो हमने communitarian view, मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि वो क्लास कन्फ्लिक्ट में नहीं मानते, ठीक है। एंड प्लस वो बोलते हैं वो जहाँ पे भी आपको कॉपरेशन जैसे वर्ड दिखे ना, है ना, वो सारी चीज़ें, या कम्युनिटी जैसे वर्ड, या कॉमन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें कम्युनिटेरियन व्यू में आती है। मतलब बहुत अच्छा बच्चा होता है ना जो हमेशा सबके बारे में सोचता है, ठीक है, वो कम्युनिटेरियन व्यू है एक तरीके से। तो और पॉलिटिक्स का इन्होंने पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम म्यूचुअल कॉपरेशन ला सकते हैं, ना कि वो मार्क्सिस्ट के खिलाफ होते हैं। मार्क्सिस्ट बोलता है कि पॉलिटिक्स की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, वो बोलते हैं नहीं, उससे हम म्यूचुअल कॉपरेशन हो सकती है, म्यूचुअल एड और कॉपरेशन, ठीक है। म्यूचुअल यानी कि मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी होना चाहिए, एक बराबर एफर्ट्स होने चाहिए, वो म्यूचुअल कहलाया जाता है, ठीक है। देन स्टेट जो है, वो स्टेट को क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो मैंने कुछ नहीं बता रही क्योंकि क्या है कि ऐसे शिट, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको सब कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हुई हैं, सो आई एम स्किपिंग दैट, क्योंकि हमारा आंसर राइटिंग का तो है नहीं, सिर्फ ऑप्शन आएंगे, टिक करना है। तो जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये लाइन कोड बन सकती है, या इसमें स्टेटमेंट एज रीजनिंग हो सकता है, या आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टेट क्या है, एक इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है गुड लाइफ का फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ बता रहा है, मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट जहाँ पे आपको स्टेट का पॉजिटिव रोल दिखाई दे, ठीक है, कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट दिखाई दे कि हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है, तो वो कम्युनिटेरियन व्यू कहलाया जाएगा। इवन मॉडर्न जो कम्युनिटेरियंस है वो भी सेम रोल में मानते हैं कि इंडिविजुअल का, कि जो इंडिविजुअल है वो लार्जर सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और इसलिए उसको उसके लिए ही काम करना चाहिए,
और इवन कम्युनिटेरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल जो है डेवलप करता है अपनी आइडेंटिटी, टैलेंट, परसुएट्स इन लाइफ ओनली फ्रॉम हिज प्लेस इन द कम्युनिटी. That's a very important line. You can write that or I will share in my notes that individual जो है वो डेवलप करते हैं. अगर हमारी जो पहचान है, हमको जो हमारे पास जो टैलेंट है, जैसे मेरे पास पढ़ाने का टैलेंट है, अगर आपको लगता है तो शायद मेरे पास नहीं हो, ठीक है, लेकिन समझ आ रहा है बहुत बच्चों को, तो टैलेंट तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है. तो मेरी जो पहचान है, मेरा जो टैलेंट है, और जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को परस्यू करती हूँ, या मैं जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में करती हूँ अपने गोल्स अचीव करने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो डेवलप किए हैं मैंने अपना कम्युनिटी से ही, ठीक है, जहाँ पे मैं पली बड़ी हुई, ठीक है, जैसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, वहाँ से मेरी ये सब पहचान और टैलेंट्स और परसुएशन लाइफ बने, मतलब गोल्स इन लाइफ. तो ऐसा कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव कहता है कि जो भी आपके पास है वो कम्युनिटी की वजह से, आपका खुद का कुछ भी नहीं है, ठीक है. कम्युनिटी जो है एक सोशल रिलेशनशिप है जो कि बेस्ड है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन में आया हुआ है, तो और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की पे बेस्ड है, देन कॉमन वैल्यूज पे बेस्ड है और कॉमन इंटरेस्ट पे. तो कॉमन कॉमन कॉमन, तो कम्युनिटेरियन के नाम में ही कॉमन वर्ड आ रहा है, ठीक है, कम्युनिटी वर्ड आ रहा है, तो बस उससे याद रखना. देन ये गुड ऑफ कम्युनिटी के बारे में सोचता है और नॉट थ्रू कंपटीशन, तो कंपटीशन के अगेंस्ट है और बोलता है कि जो काम कॉपरेशन से हो सकता है उसके लिए कंपटीशन क्यों करना. दूसरा पॉइंट जो पॉलिटिक्स के बारे में कम्युनिटेरियन व्यू बोलता है कि पॉलिटिक्स जो है एक इंस्ट्रूमेंटल टू द परसुएट ऑफ कॉमन गुड. ये लिबरलिज्म से बहुत अलग है. अभी इस पॉइंट में हम देखेंगे लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म. तो लिबरलिज्म जो है वो बोलता है वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करना चाहिए. कॉमन इंटरेस्ट वुड बी सर्व ऑटोमेटिकली एज अ कॉन्सिक्वेंस. अगर सारे इंडिविजुअल अपना अपना इंटरेस्ट परस्यू करें ना, कि जो मेरे लिए अच्छा है, वो सब अपना अपने कर रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिकली पूरी कॉमन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. ऐसा लिबर्टेरियन बोलते थे, ठीक है. वेयरएज जो कम्युनिटेरियन है वो बोलते हैं कि नो, इट डज नॉट बिलीव दैट आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स कुड हैव डिफरेंट इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल का ABC, ये 3-4 मान लो ये सोसाइटी, इसमें इतने सारे अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो इन सबका डिफरेंट इंटरेस्ट है, इसका कुछ इसका कुछ इसका कुछ, ऐसा नहीं होता. अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियंस, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इवन देयर राइट्स टू परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट. और उनके पास राइट टू सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं है. किसी भी इंडिविजुअल के पास राइट टू सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ. तो हर इंडिविजुअल को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से पहले कम्युनिटी का इंटरेस्ट सोचना चाहिए. उसके लिए कोई भी डिसीजन वो ले रहा है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कम्युनिटी से को इससे फायदा होगा कि नहीं. देन लिबरलिज्म जो है वो बोलते हैं कि दैट इंडिविजुअल इज नॉट इंडेप्टेड टू सोसाइटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स पोटेंशियलिटीज, ठीक है. तो इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने पोटेंशियलिटीज के लिए. हर इंडिविजुअल का पोटेंशियल अलग होता है, ठीक है, उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. उसका एग्जिस्टेंस जो है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. वो एब्सोल्युटली फ्री है जो भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स है, जो उसने खुद गोल्स बनाए हैं इंडिविजुअल ने, उसको अचीव करने के लिए वो सक्षम है. ऐसा लिबरलिज्म बोलते हैं. वेयरएज कम्युनिटेरियन बोलते हैं कि इंडिविजुअल ओव्स हिज एक्सिस्टेंस एंड हिज पोटेंशियलिटीज टू द सोसाइटी. और इसका उल्टा जो भी मैंने यहाँ पे बताया एकदम उसका रिवर्स कर दो तो वो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल की पोटेंशियलिटीज है, उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो सोसाइटी पे निर्भर करती है. उसका कमिटमेंट टू सोसाइटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ हिज पर्सनालिटी. हम सोसाइटी की तरफ कमिटेड हों, ये कम्युनिटेरियन बोलता है. तो कमिटेड, कम्युनिटेरियन एक जैसे वर्ड आते हैं ना CUMM वाले. देन एल्स्टाइडर मैकलिंटायर, मैंने आपको ये बंदा बताया था, कम्युनिटेरियन है. आफ्टर वर्च्यू जो है इनकी बुक है और ये PYQ में आ रखी है, तो ये याद कर लो. आफ्टर वर्च्यू, मैकलिंटायर आफ्टर वर्च्यू. तो जो हम टायर से हमने कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का टायर वगैरह होता है, ठीक है, तो वो आप टायर आपने बाद में खरीदा, पहले आपने गाड़ी खरीद ली तो आफ्टरवर्ड्स खरीदा, ठीक है. या आपका वर्च्यू ये कहता था कि आपको टायर बाद में खरीदना चाहिए. तो ये अलेक्जेंडर मैकलाइन टायर की बुक आफ्टर वर्च्यू. एंड इसका जो इंडिविजुअल अपना खुद का गोल पूरा करते हैं, ठीक है, और सोशली डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको वो बुरा मानते हैं. कौन? कम्युनिटेरियंस. एंड वो ऐसा बोलते हैं कि जो लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं ना, उस तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने गोल्स के बारे में सोचे, तो उससे सोशल डिसइंटीग्रेशन होता है और मोरल डिजास्टर.
ठीक है, यहाँ पे ये क्लाइमेट डिजास्टर नहीं है, मोरल मतलब मोरालिटी खत्म हो जाती है, क्राइम और वॉयलेंस बढ़ जाता है, फैमिली का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब लोग मतलब छोटी फैमिलीज होती है, फैमिलीज एक दूसरे से अलग अलग रहने लग जाती है, और ड्रग अब्यूज भी होता है। ये अब बात करते हैं चार्ल्स टेलर की। तो चार्ल्स टेलर का इंपॉर्टेंट वर्क है फिलोसफिकल पेपर्स, और जब उन्होंने फिलोसफिकल पेपर्स लिखा था उसमें उन्होंने लिबरल्स को के खिलाफ बोला था कि जो लिबरल्स का जो एटमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, एटमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग कि हर इंडिविजुअल आइसोलेटेड होता है, एक अलग एटम की तरह एक्ट करता है, जिसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, राइट। तो ये चार्ल्स टेलर बोलते हैं जो लिबरल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें उन्होंने ये चीज़ इग्नोर की है। उन्होंने यानी कि लिबरल्स ने ये इग्नोर कर दिया कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको सोसाइटी का पार्ट होना ज़रूरी है अगर उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो लिबरल्स बोलते थे कि इंडिविजुअल अपना पर्सनालिटी जो है खुद डेवलप कर सकता है, उसको खुद अपना पोटेंशियल रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसके लिए उसको स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उसका उल्टा ये बोलते हैं चार्ल्स टेलर कि लिबरल्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया है कि ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी का पार्ट होना, सोसाइटी में सिचुएट होना बहुत ज़रूरी है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ऑन द अदर है माइकल सैंडल, ये भी कम्युनिटेरियन है, और इनकी जो बुक है वो है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982। एक हमने पढ़ा मैक क्लिंटर, ठीक है, दूसरा माइकल सैंडल और तीसरा चार्ल्स टेलर, ये तीनों हुए हमारे कम्युनिटेरियन। एंड लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस मैंने आपको बताया किसकी बुक है, सैंडल की बुक है, माइकल सैंडल की। तो आप लोग ऐसा मान सकते हो कि आपके पास सैंडल था एंड आपके पास लिमिटेड कलेक्शंस ऑफ सैंडल्स हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे सैंडल्स नहीं है, जैसे लड़कियों को बहुत सारे सैंडल्स पसंद होते हैं, लिमिटेड कलेक्शन ऑफ सैंडल्स है। तो ऐसा आप उनकी बुक याद रख सकते हो, लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो आपको अब जस्टिस चाहिए कि लड़कियां तो कुछ कुछ होती है ना कि भाई मेरे पास इतने कम सैंडल है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे और भी सैंडल चाहिए। ये बहुत अजीब सी ट्रिक है वैसे, लेकिन ठीक है। देन सैंडल बोलते हैं माइकल सैंडल, ह्यूमन नेचर एज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड कल्चर। तो जो ह्यूमन नेचर है वो एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस और कल्चर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और लिबरल्स को ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो लिबरल्स बोलते थे ना कि डिसजॉइंटेड नेचर ऑफ पीपल है, ठीक है, मतलब लोग जो है आपस में एक दूसरे से इतना फैमिलियर नहीं है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो उस चीज़ को माइकल सैंडल पे क्रिटिसाइज करते थे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इनकी बुक प्लस पर्टिकुलर टाइम प्लेस एंड कल्चर जैसा कोई कोट आता है तो वो सैंडल का होगा, ठीक है। आप कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह से और एक पर्टिकुलर कल्चर के अकॉर्डिंग आपने सैंडल खरीदा, ठीक है, ऐसा याद रख लो। Then he insists on creating a deeper commonality informed by shared self-understanding as well as affection. तो उन्होंने बोला एक deeper commonality create करने की जरूरत है, ठीक है। commonality मतलब कि लोग एक दूसरे के common interest को समझे, ठीक है, तो वो commonality and एक shared understanding की भी जरूरत है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। Then और in a nutshell, communitarian view treats politics as an activity concerned with the identification and pursuit of common interest. तो ये हमने कॉमन इंटरेस्ट की बात करी, कॉपरेशन की बात करी, कंपटीशन के खिलाफ, और ये सब हमने पढ़ लिया। अब लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच का जो मेन जो व्यू है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अभी हमने कम्युनिटेरियन वर्सेस क्या देखा, ये कम्युनिटेरियन वर्सेस लिबरल्स देखा। अब लिबरल वर्सेस मार्क्सिस्ट देखते हैं। तो इसमें नेचर एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इस नेचर एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में डिफर करते हैं। तो जैसे लिबरल्स का नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से हम इसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। मार्क्सिस्ट बोलते हैं पॉलिटिक्स ही कॉन्फ्लिक्ट का जड़ है, तो ये वो अलग हो गया ना। देन इसमें हमें इनकी बुक याद रखनी है, मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स, अगेन PYQ, राल्फ मिलीबंद की मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स, राल्फ मिलीबंद मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स। लिबरल्स तो राल्फ मिलीबंद ने ये स्टेटमेंट बोली है कि जो लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है ना, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रॉब्लम है एक तरीके का, एंड उसको सॉल्व किया जाता है बस, और उसको मैनेज किया जाता है बाय द रीजन एंड गुड विल, ठीक है। गुड विल और रीजन के थ्रू हम उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बोलते थे लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। वेयरएज जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसमें बोलता है कि ये ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि तुमने एक पास ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया, लेकिन वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट ऑफ डोमिनेशन है, सब्जेक्शन है, टू बी एंडेड बाय टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बस तभी सॉल्व किया जा सकता है जब हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दे कंडीशन में, मतलब जिस कंडीशन की वजह से ये चीज हुई थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, उसको जड़ से उखाड़ फेंके, रेवोल्यूशन लेकर आए, तो वो सब चीजें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया मार्क्सिस्ट का, वो बोलते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट, उसको सॉल्व करना है तो रीजन एंड गुडविल से सॉल्व कर दो, ठीक है, या कॉम्प्रोमाइज कर लो। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है, पूरा रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। और लिबरल अप्रोच जो है वो रीजन और जस्टिस में मानता है, कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेशन में
But the difficulty with this approach is that it fails to distinguish between compromise and cooperation. तो compromise और cooperation के बीच का वो distinction समझ नहीं पाया. फिर राल्फ मिलीबंद की जो उन्होंने ये भी बोला कि तो conflict is not civilized but also civilizing. That can be कोड बन के ये आ सकता है कि conflict जो है civilized, सिर्फ civilized नहीं है, civilizing भी है. मतलब civilized और civilizing दोनों है. कौन? conflict. And it is not only a means of resolving problems. सिर्फ conflict का मतलब ये नहीं है कि आप conflict है तो आपने problems मतलब conflict का यूज करके आपने problems को resolve कर लिया peaceful तरीके से, पर इसका मतलब ये भी है कि हमें new ideas मिलते हैं. ठीक है, progress होती है सोसाइटी में. जो भी कोई conflict आया, ठीक है, उसको हमने solve किया, उस सॉल्यूशन से आगे आपको एक प्रोग्रेस भी मिलेगा कि एक नया तरीका मिलेगा कि आगे आने वाले कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, है ना. तो कन्फ्लिक्ट का होना भी ज़रूरी है ताकि एक सोल्यूशन पे पहुंचे. सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे तभी तो आगे डेवलपमेंट हो पाएगी. अगर सब कुछ स्टेबल चलेगा तो एक स्टेटस क्वो नहीं आ जाएगा, एक ग्रेटर हार्मनी अचीव कर पाएंगे. ये सब चीज़ें मार्क्सिस्ट थ्योरी जो बोलती है वो कन्फ्लिक्ट को एज डाई फंक्शनल बोलती है. डाइस फंक्शनल, ये अभी एक कोट आ सकता है PYQ में, तो नहीं आया है, गैस आया भी हो तो पता नहीं, याद नहीं है मुझे, बट ये आ सकता है कि जैसे कोट्स आते हैं आजकल. तो किसने बोला था कि कन्फ्लिक्ट एज डाई फंक्शनल? तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ने. बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल्स वगैरह है. अब ये हमारा मेन पॉइंट, यहाँ से हमें तीनों का जो हमने पढ़े उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं. तो यहाँ पे नेचर ऑफ पॉलिटिक्स. अब लिबरल व्यू कहता है मीन्स ऑफ रिकंसाइलेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, रिकंसाइलेशन क्या होता है. मार्क्सिस्ट व्यू कहता है सप्रेशन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट. ठीक है, की जो पॉलिटिक्स है वो एक तरीका है जिससे हम क्लास कन्फ्लिक्ट को सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे लिबरल व्यू कहता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इंटरेस्ट को, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को नेगोशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, रिकंसाइलेट कर सकते हैं. कम्युनिटेरियन व्यू कहता है कि हमें कॉमन गुड परस्यू करने की जरूरत है. अब आते हैं स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल की. अगर हम बात करें तो लिबरल व्यू कहता है इंडिविजुअल के लिए, मतलब इंडिविजुअल का इन तीनों व्यू के अकॉर्डिंग क्या मतलब है. तो लिबरल व्यू के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्कनेक्टेड होते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं. ठीक है, आइटमिस्टिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वही. ठीक है, कि सब अपने आपस में इंडिपेंडेंट है, सबका अपना अपनी सोच है, अपना अपना इंटरेस्ट है और सब कुछ अपने तरीके से करो. मार्क्सिस्ट बोलते हैं कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस के मेंबर्स हैं. कौन? इंडिविजुअल्स. यहाँ पे स्टेटस क्या है इंडिविजुअल्स का, कि जो इंडिविजुअल्स हैं आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं उसके मेंबर्स हैं. मतलब कन्फ्लिक्ट होता है, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है और ये फिर से पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे याद रख लेना. म्यूचुअली कनेक्टेड यूनिट्स है. और कम्युनिटेरियंस जो बोलते हैं वो तो सारे कि भाई तुम तो इंडिविजुअल हो ही नहीं, तुम्हें कम्युनिटी का पार्ट हो और सबको एक साथ रहो. स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कैसा होता है? लिबरल व्यू में स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं और यहाँ पे एंटागोनिस्टिक क्लासेस हैव्स एंड हैव्स नॉट. कम्युनिटेरियन में इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली यूनाइटेड ह्यूमन बींग्स होते हैं. इजी लैंग्वेज. नोशन ऑफ कॉमन गुड. कॉमन गुड की अगर हम बात करें तो तीनों के लिए कॉमन गुड का क्या मतलब है? तो लिबरल व्यू के लिए स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. तो दो लोग जो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनको एक इक्विलिब्रियम पे लेकर आना, यानी कि एक नेगोशिएटिंग पॉइंट पे लेकर आना, ये कॉमन गुड है. मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग कॉमन गुड ये है नॉट डिसरिमेबल इन अ क्लास डिवाइडेड सोसाइटी वेयर क्लास इंटरेस्ट डोमिनेट्स. और यहाँ पे कॉमन गुड क्या है कि जो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी है ना, अलग हैव्स है और हैव्स नॉट है, उन सबको अलग अलग कर दो, उसको मतलब हैव्स नॉट को उनसे फ्रीडम दिलवा दो और क्लास जो डोमिनेशन चल रहा है, क्लास इंटरेस्ट का जो डोमिनेशन चल रहा है उसको पूरी तरीके से खत्म करो, वही कॉमन गुड है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन वो बोलते हैं यूनिफॉर्म गुड होता है. कॉमन गुड क्या है? यूनिफॉर्म गुड है. कॉपरेशन की बात करते हैं दैट कंप्रीहेंड्स द इंटरेस्ट ऑफ ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी. मतलब ऐसा कुछ करो कि ऐसी कोई पॉलिसी हो या ऐसा कोई इंटरेस्ट हो सो जो हर मेंबर के लिए अच्छा हो. ठीक है, जो सोसाइटी के हित में हो, जो कम्युनिटी के हित में हो, वो कॉमन गुड होता है. यहाँ पे नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करें तो कन्फ्लिक्ट कैसा है तीनों में? तो लिबरल व्यू में जो कन्फ्लिक्ट है नॉट वेरी डीप विच कैन बी रिजॉल्व इजीली. ठीक है, तो ज़्यादा डीप कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं. यहाँ पे वो बोलते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रीजन अप्लाई कर दो, प्रोग्रेस, रीजन और मोरालिटी, ठीक है, जस्टिस, ये सब चीज़ें वो मानते हैं लिबरल व्यू. तो ज़्यादा डीप में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. यहाँ पे बहुत डीप कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हैव्स और हैव्स नॉट के, तभी तो रेवोल्यूशन की बात होती है. और यहाँ पे कोई रियल कन्फ्लिक्ट है ही नहीं विद इन अ कम्युनिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया था जब हमने लेक्चर शुरू किया था कि वो कम्युनिटी की कन्फ्लिक्ट है ही नहीं सोसाइटी में, ऐसा कम्युनिटेरियन मानते हैं. वे टू प्रोग्रेस में है कि आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो. तो लिबरल व्यू कहता है कि हमें कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जरूरत है. मार्क्सिस्ट जो है पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ही लाना चाहते हैं और जो कम्युनिटेरियन है वो सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं कि भाई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो बस ऐसा कुछ रैशनल नहीं हो, तो आप
जब सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सोशल सॉलिडारिटी आएगी और तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इनके लिए प्रोग्रेस का मतलब है लिबरल व्यू के लिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लो रीजन की मदद से, मोरालिटी की मदद से। यहाँ पे वो बोलते हैं कि रिजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है और प्रोग्रेस चाहिए तो रिवोल्यूशन से ही आ सकती है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी, ठीक है, तो लिबरल है तो लिबर्टी की बात करेंगे। यहाँ पे मार्क्सिस्ट है तो इक्वालिटी की बात करें, क्योंकि दो क्लास है ना, हैव्स और हैव्स नॉट। एक के पास इतना सारा पैसा है, एक के पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, तो उनको इक्वालिटी चाहिए। और सॉलिडारिटी की बात हो रही है तो फ्रेटर्निटी की बात कौन कर रहे हैं? कम्युनिटेरियन, कि भाईचारे से रहो, अच्छे से रहो। एक्सपोनेंट्स लॉक, बेंथम मिल, लास्की, रॉबर्ट ऑल, ये सारे हैं लिबरल्स, ठीक है। तो आपको बता चुकी थी, ये हमने जो मैंने लिबरलिज्म पढ़ाया था तो उसमें मैंने सारे थिंकर्स भी याद कराए थे। अब इसमें से कुछ क्लासिकल थिंकर है, कुछ मॉडर्न थिंकर है और कुछ ये नियो क्लासिकल थिंकर्स भी है, लेकिन है सारे लिबरलिज्म के। फिर मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, ग्राम्स्की, माओ जेडोंग, ये सारे आपको पता है मार्क्सिस्ट थिंकर है। देन रूसो, टी.एच. ग्रीन, मैक्लिंटायर, सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे सारे, ये सारे हमारे आएंगे कम्युनिटेरियन थिंकर में। एरिस्टोटल वगैरह भी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो वो भी इसमें ही है, कम्युनिटेरियन थिंकर। अब लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी अगर लिबरल व्यू के अकॉर्डिंग, अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल डज नॉट फेस अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट्स, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम पे कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, ठीक है, कि मतलब उस बात की कोई सेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो कुछ लॉजिकली लगाया जाए, ऐसे नहीं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में रहना जहाँ पे हमारे पास अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वाइल मेकिंग फुल यूज ऑफ हिज एबिलिटीज इन फुलफिलिंग हिज सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स, और उनको पूरा पोटेंशियल होना चाहिए इंडिविजुअल के पास अपना, कि वो अपने गोल्स को रिकॉग्नाइज कर सके। देन इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी इन द मार्क्सिस्ट कंटेक्स्ट इट स्टैंड्स फॉर अ कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस, कि जो इंडिविजुअल्स हैं डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लासेस में डिवाइडेड ना हो ड्यू टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब आप सबको पता है कि एक तरफ गरीब वर्ग है, एक तरफ रिच वर्ग है, ठीक है, उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का प्राइवेट ओनरशिप की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चलता है जो कैपिटलिस्ट के पास था, है ना, तो उसकी वजह से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए प्राइवेट ओनरशिप की वजह से, ठीक है, एंड नॉट डिवाइडेड, ठीक है, डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास होनी नहीं चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? जो कि कम्युनिटेरियन बिलीव है, एक ऐसा सेंटिमेंट विच फॉर्म्स द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी हु शेयर अ कॉमन कल्चर, मैंने आपको ये लाइन बताई भी थी, जिनका कॉमन कल्चर हो, कॉमन वैल्यूज हो, कॉमन इंटरेस्ट हो एंड एंगेज इन द कॉमन एफर्ट टू अचीव अ सोशल गोल। तो कॉमन कॉमन कॉमन, क्योंकि ये कम्युनिटेरियन व्यू है फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो वैसे ही कॉमन वैल्यूज हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन एफर्ट्स हो, और इनको सोशल गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी सोसाइटी के गोल को अचीव करने के लिए। एंड नाउ दैट्स इट फॉर ऑल, एंड दैट्स चैप्टर नंबर 4, and we are done with our chapter number 3 in today's lecture. Thank you so much for watching. Keep sharing, and पढ़ाने का कुछ भी बुरा लगा हो, ठीक है, या मतलब बुरा लगा हो इन द सेंस कि समझ ना आया हो, पढ़ाने का तरीका बुरा लगा हो, सॉरी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बिना किसी झिझक के। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। बाय बाय, टेक केयर।